अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास का लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ओके, 9th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है। बेसिकली व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपल आपको ये डेफिनेशंस पढ़ी थी आपने। इफ़ यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन फार्मूला इज n of a divided by n of s. What is the meaning of n of a? Number of event in a divided by total number of events. ओके, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था कि a की अमाउंट क्या है, a में कितने इवेंट्स हैं, a की कितनी वैल्यू है और डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। एग्जांपल, इफ यू हैव अ कॉइन, तो कॉइन में जो s होगा वो उसमें आपके पास क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या क्या हो सकता है, टेल। ओके, if you have a coin then you have a first outcome is head and second is tail. It's mean n of s आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे, 2। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करना है, h स्टैंड फॉर हेड, यहाँ पे अब एक ही जगह क्या है, h, देन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ओके, सैंपल साइज भी से आप कहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, हेड इसमें कितने हैं, 1 है और टोटल 2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी, जिसको पॉइंट में हम 0.5 भी कहते थे। तो इस तरह आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी। इसी तरह इफ़ यू हैव अ डाइस में 6 हो जाएगा तो टोटल आपके पास डाइस के अंदर सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, फिर आप उसके उस वे से आप उसको सॉल्व करते थे। अब 10th में क्या ऐड किया गया है, वहाँ पे आपने सिंगल पढ़ा था, जस्ट फॉर वन कॉइन, फॉर वन डाइस, फॉर वन पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंबाइंड इवेंट पढ़ेंगे। कंबाइंड इवेंट का क्या मतलब है, ठीक है, आपने पहले फर्स्ट कॉइन टॉस किया, फिर उसके बाद अगेन सेकंड कॉइन टॉस किया, फिर दोनों के कंबाइन आप प्रोबेबिलिटी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपके पास 2 कॉइन है एट अ टाइम, दोनों को आपने टॉस किया, इट्स मीन यू हैव अ कंबाइंड इवेंट। ठीक है, तो कंबाइन मीन जब वन और मोर देन वन इवेंट जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, कंबाइंड इवेंट। ठीक है, एग्जांपल आपको बता दिया, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन जब आप टॉस करते हैं, या अक्सर अगर आप लूडो खेलते हैं तो जब आप 2 डाइस से खेल रहे होते हैं ना, तो 2 डाइस से जो आपके पास वो केसेस बनते हैं वो कंबाइंड इवेंट्स के बनते हैं। ओके, तो मोर देन वन जब भी आप स्टडी करेंगे वो कंबाइंड इवेंट होगा। ओके, तो कंबाइंड इवेंट में जो आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है, एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके अंदर फार्मूला क्या यूज़ होगा, बस आपने इंडिपेंडेंट, जब भी क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट का वर्ड आएगा ना तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। और इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड नहीं कर रहा दोनों। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि 2 अलग-अलग कॉइन आप टॉस करें, फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों के अपने अपने वे हैं। ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे, जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, या अगर क्वेश्चन में कहीं भी कहा गया इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो आप उसकी जगह ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, ये अपने माइंड में आप रखिएगा। ओके, जब भी इंडिपेंडेंट का वर्ड आएगा ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। अब ऐसे इवेंट जिसमें दोनों इवेंट एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ओके, लेट्स सपोज कार्ड, अगर हम कार्ड की बात करें तो कार्ड के अंदर से आपने पहले कोई भी एक कार्ड निकाला, फिर दोबारा उसको प्लेस नहीं किया, फिर अगेन उसके अंदर उसको शफल करके अगेन कार्ड निकाला, तो इसमें फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह के केसेस में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी गिवन ए है, अभी आप जैसे इसे पढ़ें, इसका मैं एक नेक्स्ट टॉपिक आप उसको डिस्कस करता हूँ कि ये बेसिकली बी गिवन ए है क्या। और इसी फार्मूला को आप यूं पे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए।
ओके, अब नेक्स्ट कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मीनिंग क्या है कि जब भी आप ऐसे केसेस स्टडी कर रहे हैं जिनमें उनकी जो कंबाइन वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो, मतलब उनमें इंटरसेक्शन की वैल्यू जब भी ज़ीरो हो तो आपके पास जो इवेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। व्हेन एवर, मतलब आप इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, जब भी आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू ज़ीरो हो तो कौन से एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, अब इसके लिए फार्मूला ये तो फर्स्ट है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, अब इसी को अगर 9th क्लास आपको सेट एंड थ्योरी याद है तो उसमें आपने पढ़ा था, जब भी आ रहा था आप उसकी जगह यूनियन प्लेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, फिर माइनस क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि इस केस में A इंटरसेक्शन B ज़ीरो होता है तो रिमेनिंग सिर्फ क्या रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यही वही फार्मूला है, वहाँ से ड्राइव किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो चीज़ है ना इसको आप कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब यहां पे मैं आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बता देता हूं। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कंडीशन है, एक दूसरे पे कंडीशन इंपोज कर रहा है, इसको आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर फिक्स रहेगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको याद कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो वर्ड यहाँ पे यूज है ना उनका इंटरसेक्शन ले लेना है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, जो इधर गिवन की नीचे है नीचे आपने उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। अगर इसी को मैं इस तरह लिख लूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो तब फार्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेम रहेगा, अब नीचे ए है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ए। ओके, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट कहा गया है, यही जो जितनी भी आपने कंबाइंड इवेंट पढ़े हैं ना, ये आप डायग्राम से भी स्टडी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो। जो फर्स्ट डायग्राम है वो है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है, अब जस्ट मैं आपको ना एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देने लगा हूं, बाकी हम क्वेश्चन में करेंगे। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या है, लेट्स सपोज यू हैव अ, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको ड्रा भी कर देता हूं। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं ना तो पहले आप ये टेबल उसका बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट कॉइन का मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉइन। ठीक है, फर्स्ट कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा, और सेकंड कॉइन में भी क्या आएगा, हेड आएगा या टेल। ठीक है, अब इस बॉक्स में देखिए हेड एंड हेड, इधर हम क्या लिख सकते हैं, हेड हेड। इस बॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं, इधर से हेड एंड टेल, इधर से हम क्या लिख सकते हैं, टेल एंड हेड, इधर से हम क्या लिख सकते हैं, टेल एंड टेल। ओके, अब इसको अगर मैं ड्रा करूंगा ना ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें से किसी एक को एक्स एक्सिस ले लें। लेट्स सपोज ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड टेल हेड टेल। अब पहला पॉइंट क्या है, हेड हेड, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस का टेल और वाई एक्सिस का हेड, दिस इज योर सेकंड, दिस इज थर्ड पॉइंट एंड दिस इज लास्ट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे अगर ये जो सेम होते हैं इनको इस तरह डायग्राम, ठीक है, इस तरह जब इवेंट्स आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाती है, पॉसिबिलिटी डायग्राम। ओके, इस तरह आपने बनानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम होगा इसमें। अब नेक्स्ट है ट्री डायग्राम। अब इसी को अगर मैं ट्री डायग्राम से बनाऊँ ना, सेम टू, जब हम कॉइन को हेड कर टॉस करते हैं तो उसकी टी डायग्राम क्या होगी। ठीक है, ट्री डायग्राम, आपके पास एक कॉइन है। ठीक है, जब आप टॉस करते हैं हेड आता है या टेल आएगा।
ठीक है। फिर अगेन जब उसी को टॉस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हेड टेल। 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम, अब दिस इज सेकंड टाइम, अगेन इस पे भी क्या आएगा, हेड एंड टेल। अब ये 2 टाइम टॉस कर लिया, अगर 3 टाइम टॉस है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, हर एक इवेंट के साथ हेड टेल ऐड होता रहेगा। तो ये क्या है, एक ट्री। देखिए ट्री बन रहा है ना, ट्री में क्या होता है, अगर आप रियल लाइफ में देखें तो आपके पास एक होता है शाख होती है, उसमें फिर डिफरेंट और शाखें निकलती हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक ट्री। सेम उसी तरह एक है आपके पास, उसमें फिर हेड टेल आया, फिर अगेन हर एक में फिर अगेन शाखें, फिर अगेन शाखें, तो इस तरह अप टू स्वान वो क्या बन जाता है, ट्री। आखिर में वही वेन डायग्राम आपने सेट्स एंड थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है आपके एक्सरसाइज 12.4 का। ओके, अब क्विकली हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अब ये सारे फार्मूले आप अपने माइंड में रखेंगे और मैं बुक से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ओके, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई एक कार्ड पिक करना है आपने रेंडमली फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्या आपके पास कार्ड हैं, 3 डिफरेंट कार्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डाटा, you have a 3 different card, first, second and third of 1, 2 and 3। ओके, ये कार्ड पे नंबर प्रेजेंट किए गए हैं। अब नेक्स्ट, अब देखें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वहां से हमने कार्ड ड्रॉ कर लिए। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट। नेक्स्ट कहा गया है, यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है ही देन रिप्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इन कार्ड में से एक कार्ड पिक कर लिया, ठीक है, यहां से उसने कोई एक कार्ड पिक किया, वो कहता है फिर उसने उसी कार्ड को अंदर रिप्लेस कर दिया और अगेन उसने कार्ड को शफल करके ना उसमें कोई एक कार्ड पिक करना है। ओके, अगेन 1, 2 एंड 3 कार्ड है तो उसमें वो कोई एक कार्ड पिक करेगा। ओके, वो नेक्स्ट कहता है जब उसने पहले भी पिक कर लिया, अब देखें फर्स्ट इवेंट, अब देखिए कितने इवेंट है, दिस इज फर्स्ट इवेंट, दिस इज सेकंड, 2 इवेंट आ गए। अब कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं तो ये कौन सा केस बन जाएगा, कंबाइंड इवेंट का। ओके, नेक्स्ट, ही फाउंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ही गॉट इन 2 ट्रायल्स। ठीक है, उसके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर आया, ठीक है। ड्रॉ द पॉसिबिलिटी डायग्राम, अपने पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट को आपने स्टडी करना है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए आपके पास वो टेबल आपने कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड पे 1 है, अब ये हम पहले इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड पे 1, सेकंड कार्ड पे 2, थर्ड कार्ड पे 3, सेम 1, 2 एंड 3। अब उसने प्रोडक्ट का कहा है ना, यहाँ पे उसने क्या कहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, फाउंड द प्रोडक्ट। ओके, अगर यहाँ पे वो सम कहता तो हम सम करते, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कह रहा है तो आपने हर एक डिजिट को दूसरे के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट में। अब इधर देखें 1 × 1 1। अब इस बॉक्स में देखें ना, एक बॉक्स का 2 है और इधर से क्या है 1, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 3 3। अब नेक्स्ट में मूव करेंगे तो यहाँ पे डिजिट क्या है 2। अब 2 को हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6। अगेन अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9। अब ये टेबल कंप्लीट हो गया। ओके, अब इस टेबल की हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट करनी है। पहले तो यहाँ पे देखें, पहले चलें प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड करनी है कि प्रोडक्ट के बाद इवन डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो इवन कौन कौन से है, फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी दिस इज नॉट इवन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। इवन क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवन डिजिट डिवाइड बाय n ऑफ s टोटल आउटकम।
ठीक है, अब टोटल आउटकम देखें यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल आउटकम में क्या आ जाएगा 9, और इवन डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज योर आंसर 5/9। ओके, अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, पॉसिबिलिटी डायग्राम। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, अब एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लें 1 2 एंड 3, वाई एक्सिस पे 1 2 एंड 3। अब पहला पॉइंट क्या है 1 1, फिर उसके बाद क्या है एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब देखें वाई एक्सिस का 1, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 1, एक्स एक्सिस का 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें वाई एक्सिस की 2 के सामने पॉइंट आना है, तो क्या आ जाएगा 1, ओके, एंड देन 3 पे पॉइंट्स आ जाएंगे, दिस इज योर फर्स्ट। ओके, अभी आपके पास क्या आ गया, एक पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया। ओके जी क्लास, अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2। अगर क्वेश्चन 2 आप केयरफुली रीड करें तो क्वेश्चन 2 में कहा गया है, मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि आपके पास क्या है, कॉइन है। कॉइन आपने कितने टाइम पर्सन ने फ्लिप किया, 3 टाइम, थ्राइस। ओके, ड्रॉ ट्री डायग्राम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 3 टेल्स। ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 टेल्स की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारे पास। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, अ पर्सन टॉस अ कॉइन थ्राइस, 3 टाइम। ओके, इट्स मीन यू हैव अ कॉइन, दिस इज टॉस फर्स्ट टाइम, हेड एंड टेल। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम करेंगे तो इस हेड पे भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हेड एंड टेल की, और इस पे भी क्या पॉसिबिलिटी है, हेड एंड टेल की। ओके, दिस इज सेकंड टाइम। अब उसके बाद थर्ड टाइम करेंगे तो हर एक इवेंट पे अगेन आपके पास हेड एंड टेल आ जाएगा, हेड एंड टेल। इस पे भी क्या आ जाएगा, हेड एंड टेल। इस पे भी क्या आ जाएगा, हेड एंड टेल। इस पे भी क्या आ जाएगा, हेड एंड टेल। तो ये थर्ड टाइम हो जाएगा। अगर फोर्थ आ जाएगा तो फिर आपने हर एक आउटकम पे अगेन हेड टेल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 टेल की, टेल टेल एंड टेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 टेल देखें पूरे आउटकम में किस तरह कर हो रही हैं। अब नंबर कैसे करना है, अब यहां से ना इसको स्टडी कैसे करना है ये भी सीख लें। यहां से स्टडी करें, हेड हेड एंड हेड, ये 3 हेड है, हेड हेड एंड टेल। ठीक है, इसके सामने लिख लें, ये अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेड हेड एंड टेल। इसके सामने इसका आउटकम क्या आ जाएगा, हेड हेड। अगर इस तक पहुंचना है यहां से लेके यहां तक, तो हम कैसे पहुंचेंगे, हेड हेड एंड टेल। तो ये क्या आ जाएगा, हेड, सॉरी फर्स्ट हेड 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 एंड हेड है, ये हेड हेड एंड टेल है। अब इस तक अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, हेड, फिर टेल जाना पड़ेगा, फिर हेड, तो ये आ जाएगा हेड टेल हेड। इस तक कैसे पहुंचेंगे रे, हेड टेल एंड टेल, तो हेड टेल एंड टेल आ जाएगा। अब इस तक कैसे पहुंचेंगे, टेल से स्टार्ट करना पड़ेगा, टेल हेड हेड, तो ये आ जाएगा टेल हेड हेड। इस तक कैसे पहुंचेंगे, टेल हेड टेल। इस तक कैसे पहुंचेंगे, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। और इस तक कैसे पहुंचेंगे, टेल अगेन टेल एंड अगेन टेल। तो अब इन सारे आउटकम में, ये सारे आउटकम है। ठीक है, आउटकम में टेल 3 टाइम कब अपीयर हो रहा है, ओनली 1 टाइम अपीयर हो रहा है। 3 बार टेल ओनली 1 टाइम अपीयर हो रहा है, इट्स मीन 1। और टोटल नंबर कितने हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा 1/8। ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अच्छा, इसमें हिंट में ऐसा लो एक और क्वेश्चन करा देता हूं। अगर आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ठीक है, 2 हेड। ओके, अब एग्जैक्टली 2 का वर्ड नहीं है, सिंपली 2 हेड कहा गया, तो एग्जैक्टली 2 भी हो सकते हैं, 2 से लेस भी हो सकते हैं। ओके, या 2 एंड 2 से लेस। तो यहाँ पे 2 हेड है।
ओके, अगेन 2 हेड है, अब इसमें भी 2 हेड है, तो 2 हेड देखें कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/8। इसी तरह आप इस तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट। अगर आप बुक पे देखें तो इसमें क्या कहा गया है, अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट शोज दैट 40 लाइक पिज्जा, 45 लाइक बर्गर, ड्रॉ द वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक आइदर पिज्जा और, अ वर्ड आर है, बर्गर। नेक्स्ट क्या किया गया है, अज्यूमिंग नॉन लाइक बोथ। अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दोनों चीजें पसंद है, ठीक है। तो जिस तरह आप सेट थ्योरी के अंदर डाटा लिखते थे ना, हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे। तो डाटा में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, आपको कहा गया है कि आपके पास टोटल कितने हैं स्टूडेंट, n ऑफ t, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100। इसको आप n ऑफ s भी कह सकते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस है हमारे पास। और उसमें पिज्जा कितने लाइक करते हैं, P स्टैंड फॉर पिज्जा 40 लाइक करते हैं, और B स्टैंड फॉर बर्गर, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन डेट लाइक बर्गर वो 45 है। अब इसकी आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लास्ट में उसने प्रोबेबिलिटी का कहा है, वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पर्सन डेट लाइक पिज्जा और बर्गर। अब ये बड़ा अच्छा है। और उसने कहा है कि नो वन, आपके पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको दोनों चीजें पसंद है। तो इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ पीपल डेट लाइक बर्गर एंड पिज्जा वो कितने हैं, 0 हैं, ठीक है। अगर 9 में रिकॉल करें तो एंड का वर्ड तब आता था जब दोनों कंबाइन होते थे। कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो कंबाइन दोनों चीजों को पसंद करते हो, ठीक है। ये 0 आ जाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब टोटल कितने हैं, 100 हैं। फर्स्ट सेट P है, P में कितने हैं 40, और B में कितने हैं बर्गर में 45। अब दोनों को हमने ना, इसका इंटरसेक्शन नहीं है आपके पास, क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 है। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दिस वन। तो इस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, अगर आप वही सेट थ्योरी को अपने माइंड में रिकॉल करें तो इसका फार्मूला क्या था आपके पास, एक फार्मूले से भी करा देता हूँ, डायरेक्ट भी करा देता हूँ। तो P R का मतलब यूनियन होता है, P R B इक्वल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। इधर प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, N भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन B। ओके, अब ये एंड इंटरसेक्शन भी है और R यूनियन भी है, तो यहाँ पे यूनियन भी लिख सकते हैं और इधर वर्ड एंड भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करें, ठीक है। पिज्जा की कितनी है 40 है, सॉरी दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज नंबर। यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना, वर्ड नंबर ही लिखना है, इट्स माई मिस्टेक। तो नंबर ऑफ पर्सन डेट लाइक पिज्जा और बर्गर, तो वो कितने हैं 40 प्लस 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 85। ओके, तो 85 वो स्टूडेंट हैं जिनको बर्गर भी पसंद है और बर्गर और यानी दोनों में कोई एक चीज पसंद है। तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी, आपने इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ P और B किसकी इक्वल होता है, N ऑफ P और B डिवाइडेड बाय N ऑफ S। अब N ऑफ P और B आपके पास क्या है 85 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 100। अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.85 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पिज्जा और बर्गर की। अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, 9 में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। आपने सबको पहले नंबर लिखने हैं, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल कितने हैं 100, पिज्जा को कितने लाइक करते हैं 40, बर्गर को 45, और आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ और फाइंड करनी है, और आपके पास नंबर ऑफ पीपल या स्टूडेंट जो जिनको दोनों पसंद है वो क्या है 0, आखिर में कहा गया है। अब पहले आपने ये फार्मूला लिखना है, इस फार्मूले में क्या रिक्वायर्ड है, N ऑफ P और B डिवाइड बाय N ऑफ S। तो जब वेन डायग्राम फाइंड कर ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें डायरेक्ट N ऑफ P और B फाइंड कर सकते हैं, मतलब P और B दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 85।
तो फार्मूला से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो इसकी जगह 85, टोटल 100 है तो आंसर 0.85 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग अ पॉजिटिव डिजीज, मतलब डिजीज पॉजिटिव है और आप टोटल कितनी डिजीज ले रहे हैं, 2 डिजीज ए एंड बी। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद डिजीज ए, डाटा हम लिखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज ए है उसकी कितनी है, 0.3 है, और बी टेस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 0.4, और लास्ट में कहा गया द टेस्ट और इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट में आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये फार्मूला आपने यूज करना है यहाँ पे। ओके, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग डिजीज। डिजीज का मतलब है फर्स्ट टेस्ट आ जाए या सेकंड टेस्ट, दोनों में अगर कोई एक टेस्ट भी पॉजिटिव है ना तो उसे डिजीज है। इट्स मीन टेस्ट ए भी आ जाए और टेस्ट बी, दोनों में कोई एक टेस्ट भी है तो उसे डिजीज है, तो वर्ड और यूज करेंगे, यानी फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो यूनियन का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या आ जाएगा, 0.7 माइनस, इसमें वैल्यू पुट कर दें 0.3 मल्टीप्लाई 0.4। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इधर लिख सकता हूँ 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.12। 0.7 माइनस 0.12, तो अब यहाँ पे देखिए इधर हम लिख सकते हैं 0.7 माइनस 0.12, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.58। योर आंसर इज 0.58 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ओके जी क्लास, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन 4। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 5। सेम मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, इफ यू हैव अ बुक तो आप भी क्वेश्चन रीड करेंगे तो केयरफुली सुने। ओके, क्वेश्चन 5 में कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर जॉब ए और जॉब बी। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जॉब ए वर्ड और है, जॉब बी। तो आपने ध्यान रखना है जब भी वर्ड और आएगा उसका मीनिंग क्या होगा, यूनियन, और एंड का मीनिंग क्या होगा, इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया है, गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए इज 0.5 एंड बी इज 0.4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब ए क्या है, 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब बी क्या है, 0.4। ओके, ये गिवन डाटा है। और लास्ट में फिर अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कहा गया है कि जो है ना एंड द ऑफर्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, और क्या कहा गया, जॉब की जो ऑफर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। इट्स मीन we apply the definition of independent. What is the meaning of independent? Probability of A intersection B equal to probability of A multiply probability of B. Then फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास R का, probability of A और B किसकी इक्वल होगा, probability of A plus probability of B minus probability of A
एंड बी। ओके, अगर यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.4। ओके, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक तरह के थे तो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। ये यहाँ पे देखें 0.5 प्लस 0.4 minus 0.5 multiply 0.4. okay, so what is your answer? 0.7. here answer is 0.7 probability of A union B, और इसे A और B भी कहते हैं, जॉब ऑफ A और जॉब ऑफ B। ठीक है, तो अगर इस तरह कंप्लीट कर लिया ना, अब देखिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आखिर में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी of getting either job A और B is 0.7। ओके, इस तरह आप क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6। ओके जी क्लास, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। ओके, अब 6 सेम उसी तरह है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये मैं आपको ना अभी होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करें, ना हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इस पे फार्मूला यूज़ करना है। ओके, अब क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टीम, ठीक है, 1 तो जो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम 1 है ना, वो कहा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टीम सुदेसी एंड द हुज़ैफी। ओके, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। सेम उस तरह इनको आप कह दें, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट टीम को एस कह दें क्योंकि कैपिटल लेटर एस है, और फिर वर्ड और है, सेकंड टीम एच। ओके, ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग, जो सुदेसी है ना उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आपके पास क्या है 12/27 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यहाँ पे क्या गिवन है 13/27। ओके, अब नेक्स्ट कहा गया है एंड द टीम प्ले इंडिपेंडेंटली। अगेन इंडिपेंडेंटली का वर्ड यूज है, तो इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, अब क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे एस है ना, एस इंटरसेक्शन एच किसकी इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ओके, अब सेम जिस तरह 6 है, 4, 5, 6 एंड 7 सारे सेम इसी तरह के हैं। तो 6 और 7 एक तरह के थे, तो मैंने अब इस वजह से 7 कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन देखें, सेम उस तरह आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, एस और एच इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एच। ओके, एंड मीन इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है 12/27, एच क्या है 13/27 माइनस, अब एंड इंडिपेंडेंटली है ना, इट्स मीन आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ओके, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 25/27 माइनस 12/27 और 13/27। अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा देखें ज़रा, डिवीजन की फॉर्म में करते हैं, 12/27 प्लस 13/27
27 माइनस 12/27 मल्टीप्लाई 13/27 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 173/243, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें अप्रॉक्सीमेटली 0.71 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ओके, सुदेसी और हुज़ैफी टीम की विनिंग की। ओके, इसको वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, HJ प्रोड्यूस पार्टी इन द प्रोडक्ट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर। अब उसके बाद पार्टी थी और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए थे, तो उसमें जो कलर डैमेज हुआ है, तो कलर डैमेज आप C लिख लें, और दूसरा क्या है बैड स्टिचिंग उसकी जो थी, मतलब उसको आप B लिख लें, वो 0.2 थी। तो क्वेश्चन 8 जो कलर डैमेज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज, वो आपके पास क्या है इसमें 0.1, और बैड स्टिचिंग की B वो क्या है 0.2। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग आइदर कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग। तो सेम उस तरह आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज, ठीक है, और अब बैड स्टिचिंग ये आपने फाइंड करनी है। ओके, अब देखिए ना, कलर डैमेज का बैड स्टिचिंग पे ना ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर कलर डैमेज हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बैड स्टिचिंग भी होगी। स्टिच करना एक अलग चीज़ होती है, कलर का डैमेज होना एक अलग चीज़ है, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। इट्स मीन ये जो केस है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस केस के भी अंदर C इंटरसेक्शन B आप किसकी इक्वल पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, तो यहाँ पे आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C और B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फिर डायरेक्ट क्योंकि इंटरसेक्शन है तो मैं ये पुट कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ C मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, C की प्रोबेबिलिटी 0.1, B की प्रोबेबिलिटी 0.2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दें। ओके, तो ये आ जाएगा 0.3 माइनस, अब देखें आपके सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.28। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ कलर और बैड, कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग। ठीक है, तो आप सेंटेंस के फॉर्म में इसके आंसर को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 9 को अगर हम स्टडी करें तो क्वेश्चन 9 में कहा गया है डिजीज विद टेस्ट, सेम उस तरह टेस्ट ए एंड टेस्ट बी के बारे में बताया गया है। टेस्ट ए की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, टेस्ट बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। सेम उस तरह आप डाटा लिखेंगे, टेस्ट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ए 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बी 0.7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिक ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद द बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज है, अगेन क्या है, तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसकी इक्वल आ जाता है, एंड मीन इंटरसेक्शन। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0.9 मल्टीप्लाई 0.7, तो आंसर देखें क्या आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 0.7, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.63। क्वेश्चन एंड। ओके, और 10 भी सेम इसी तरह है, जिस तरह 9 है सेम इसी तरह 10 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिटेल में आप पढ़ें और उसमें जो हमारे पास डाटा है
उस डाटा में क्या कहा गया है, टेस्ट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ए 0.9 है और बी 0.8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ए 0.9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बी 0.8। दिस इज जस्ट योर इंफॉर्मेटिव डाटा। और आखिर में अगेन इंडिपेंडेंट कहा गया, अगेन क्या कहा गया, इंडिपेंडेंट। इट्स मीन अगेन आप इंडिपेंडेंट डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। आपने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ये फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन अप्लाई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसकी को आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.8, योर आंसर इज 0.72। ओके, इस तरह आपका पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और सेट थ्योरी की थोड़ी सी कंसेप्ट को अपने माइंड में रिकॉल करेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।